जरा सोचिए, क्या हो अगर नेटो का सबसे ताकतवर मेंबर अपने ही एक इत्तेहादी की जमीन पर कब्जे की धमकी दे दे। नहीं नहीं, ये कोई फर्जी कहानी नहीं है, ये अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बीच चलने वाली एक बहुत ही कशीदा हकीकत है, और इस खेल में दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। देखें, मिकेल वीड रस्मुसन की ये बात इस पूरे मुखमसे को एक जुमले में समेट देती है। यानी डेनमार्क चाहे कुछ भी कर ले, आखिर में खतरा यही है कि वो ग्रीनलैंड के मामले में सब कुछ गंवा बैठेगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि हालात इस मोड़ पर आए कैसे। अच्छा, तो इस पेचीदा मामले को समझने के लिए हम इसे 3 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर बर्फ का ये इतना बड़ा जजीरा एक स्ट्रैटेजिक खजाना कैसे बन गया। फिर हम ग्रीनलैंड की तारीख में जाएंगे ताकि वहां के लोगों को समझ सकें, और आखिर में इस पूरी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात को देखेंगे और ये भी कि इसके नताइज कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये बहरान शुरू हुआ है अमेरिका की तरफ से दी गई एक सीधी साधी धमकी से, लेकिन यह मामला सिर्फ 2 मुल्कों के दरमियान का नहीं, यह इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। सोचें, जब नेटो का एक मेंबर दूसरे की जमीन पर कब्जे की बात करे तो यह तो सीधा सीधा 1945 के बाद बने हुए वर्ल्ड ऑर्डर पर हमला है। यह इत्तेहाद में कोई मामूली दरार नहीं है, यह एक जल्जिले की तरह है जो मगरबी सिक्योरिटी की पूरी बुनियाद को हिलाकर रख सकता है। जब दाव इतना बड़ा हो तो सवाल तो बनता है, आखिर ग्रीनलैंड ही क्यों? बर्फ की इस बहुत बड़ी चादर में ऐसा क्या खास है कि अचानक एक जियोपॉलिटिकल कशमकश का मरकज बन गई है? सारी बात इसकी लोकेशन की है। शुमाली अमेरिका और यूरोप के ठीक बीच में वाक़या ग्रीनलैंड में पिटॉफिक स्पेस बेस है। आप इसे अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की आंखें और कान समझ सकते हैं। इस बेस के बगैर अमेरिका पर किसी भी अचानक हमले का पता लगाने की सलाहियत बहुत बुरी तरह मुतासिर हो सकती है। और डेनमार्क ने कई दहाइयों तक इस स्ट्रैटेजिक अहमियत को एक कार्ड के तौर पर खेला है। सर्द जंग के दौरान इसी ग्रीनलैंड कार्ड ने कोपेनहेगन को वॉशिंगटन में एक खास मकाम दिया था, जिसकी वजह से वो कम डिफेंस बजट के बावजूद अहम बना रहा। अब जब रूस आर्कटिक में अपनी फौजी ताकत बढ़ा रहा है और चीन भी खुद को नियर आर्कटिक पावर कह रहा है, ये कार्ड ना सिर्फ फिर से अहम हो गया है, बल्कि शायद पहले से कहीं ज्यादा कीमती हो चुका है। लेकिन ताकत के सारे खेल में एक बुनियादी सच्चाई को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ग्रीनलैंड शतरंज की कोई बेजान बिसात थोड़ी है। ये एक वतन है, एक ऐसी कौम का घर जिसकी अपनी एक तारीख और गहरी शनाख्त है। इसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। ग्रीनलैंड का अपनी किस्मत का मालिक बनने तक का सफ़र बहुत लंबा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, पुरानी नॉर्स बस्तियों से लेकर फिर सदियों की डैनिश नौ आबादियाती हुक्मरानी और फिर आखिरकार 2009 में सेल्फ गवर्नमेंट तक का सफ़र। यह सिर्फ कोई कानूनी तब्दीली नहीं थी, ये इस बात को मानना था कि ग्रीनलैंड के लोग एक अलग कौम हैं और वो अपना मुस्तकबिल खुद बनाने का हक रखते हैं। और यही वो नुक्ता है जहां आकर सारी बात खत्म हो जाती है। सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट बिल्कुल साफ कहता है, ग्रीनलैंड का मुस्तकबिल ग्रीनलैंड के अवाम के हाथ में है। डेनमार्क इस जजीरे को ना बेच सकता है, ना किसी को दे सकता है। बस खुद मुख्तारी पर कोई भी बात उन लोगों से शुरू होगी और उन पर ही खत्म होगी जो इससे अपना घर कहते हैं। हाँ, ये भी सच है कि आज़ादी की एक कीमत होती है। ग्रीनलैंड की मईशत का बहुत बड़ा इन्हिसार डेनमार्क पर है। कोपेनहेगन हर साल तकरीबन $610 मिलियन की ग्रांट देता है, जो उस जजीरे के लिए एक तरह से फाइनेंशियल लाइफलाइन है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर इसमें डिफेंस, पुलिस और इंसाफ के अखराजात भी शामिल कर लिए जाएं, तो डेनमार्क की तरफ से कुल सालाना मदद तकरीबन $1 अरब तक पहुंच जाती है। लेकिन कोपेनहेगन अपनी इन्वेस्टमेंट को यहां रोक नहीं रहा, बल्कि इसे और बढ़ा रहा है। हाल ही में ग्रीनलैंड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए $6.54 बिलियन के एक नए आर्कटिक डिफेंस पैकेज का ऐलान किया गया है। इससे साफ जाहिर है कि डेनमार्क के लिए ये एक ऐसा रिश्ता है जिसे वो इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। लेकिन इस रिश्ते को सिर्फ डॉलर और सेंट में तोलना असल बात से तवज्जो हटाने जैसा है। जैसा कि मार्क जैकबसन ने बहुत खूबसूरती से कहा, ये एक गहरा इंसानी ताल्लुक है जो सदियों की मुश्तरका तारीख, कल्चर और ख़ानदानी रिश्तों से जुड़ा है, और ये वो चीज़ है जिसे किसी बैलेंस शीट पर नहीं दिखाया जा सकता। तो अगर वॉशिंगटन दबाव बढ़ाता ही रहता है तो डेनमार्क के पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या वो एक सुपर पावर के सामने बिल्कुल बेबस है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। यूरोप के पास कुछ बहुत ताकतवर गैर फौजी हथियार हैं जिसे हम कशीदगी की सीढ़ी कह सकते हैं। ये गोली चलाए बगैर हकीकी नुकसान पहुंचाने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। इस सीढ़ी के आप समझ लें 3 कदम हैं। पहला है सिफारती दबाव, नेटो और यूएन के अंदर अमेरिका को अकेला करना। दूसरा है दिफाई रगड़, यानी तावन को सुस्त कर देना और यूरोप में अमेरिकी फौजों के लिए मुश्किलात पैदा करना। और आखिरी कदम है माशी, यानी
यूरोपियन यूनियन की रेगुलेटरी ताकत को इस्तेमाल करके अमेरिकी बिजनेस को वहां मारना जहां सबसे ज्यादा दर्द हो। भले ही ये जवाबी इक़दामात काम कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी सूरत हाल एक बहुत ही गहरा सवाल उठाती है। एक ऐसा सवाल जो इंटरनेशनल सिस्टम के बिल्कुल मरकज से जुड़ा है। देवों की इस दुनिया में एक कौम की किस्मत का फैसला आखिर करता कौन है? आखिर में सारी बात इसी एक सवाल पर आ जाती है, ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला करने का हक किसे है? क्या वॉशिंगटन में बैठे पॉलिसी मेकर्स को, जो इसे एक फौजी असासा समझते हैं, या कोपनहेगन के सियासतदानों को, जो एक विरासत से जुड़े हैं, या फिर उन 56,000 लोगों को जो इस बर्फानी जमीन को अपना घर कहते हैं? और इस मामले पर डेनमार्क और ग्रीनलैंड दोनों ने एक ही आवाज में बात की है और उनका जवाब बिल्कुल साफ है। ग्रीनलैंड ग्रीनलैंडर्स का है। बात खत्म। और ये हमें हमारे दौर के एक बहुत परेशान कुन सवाल पर ला खड़ा करता है। एक ऐसी दुनिया में जहां बड़ी बड़ी ताकतें एक बार फिर आपस में टकरा रही हैं, क्या ग्रीनलैंड जैसी छोटी कौम वाकई अपना रास्ता खुद बना सकती है, या फिर इसकी किस्मत का फैसला हमेशा बड़ी ताकतों के मुफादात की लहरें ही करेंगी? आर्कटिक का मुस्तकबिल और शायद पूरी दुनिया का भी इसी सवाल के जवाब पर मुनस्सिर हो सकता है।